मैं आप सभी लोगों से अपील करना चाहता हूं, एक बार बोलिए, भारत माता की। कोई भी हाथ नीचे नहीं होना चाहिए मेरे बहनों भाइयों। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मेरे बहनों भाइयों, मैं अपना भाषण प्रारंभ करूं उसके पहले मैं चाहता हूं, जैसे आप सबको जानकारी है, कश्मीर के पुलवामा में हताशा में और किसी की शाह पर मेरे बहनों भाई आतंकवादियों ने कायराना हमला करके हमारे 40 बहादुर जवानों को मारा। और उन 40 जवानों में इसी उड़ीसा की मां की कोख से पैदा हुए 2 बहादुर थे, जिनका नाम है मनोज कुमार बेहरा, कटक के रहने वाले, और प्रसन्न कुमार साहू। इनके सम्मान में जितना भी कहा जाए मेरे बहनों भाइयों, बहुत ही कम है। और मैं समझता हूं कि सबके दिल में इस समय तड़पण है, तीस जो आतंकवादियों ने किया है उसका हम बदला कैसे लें, यह सबकी हताश है, सबके दिलों की हताश। लेकिन अभी हाल की ही 2-3 दिन की घटना है और भारत की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण धरती यह उड़ीसा की धरती। यदि मैं यहां पर आया हूं तो मेरे बहनों भाइयों, अपना भाषण प्रारंभ करने के पहले मैं आप सभी लोग, चाहे यहां बैठे हैं चाहे अथवा खड़े हैं, मैं सभी से अपील करना चाहता हूं, उन 40 हमारे शहीद बहादुर जवानों और साथ ही साथ हमारे उड़ीसा के मनोज कुमार बेहरा और प्रसन्न कुमार साहू, दोनों बहादुर जवानों के लिए अपने स्थान पर खड़े होकर कहीं से आवाज नहीं आनी चाहिए। बहनों भाइयों, हम लोग 1 मिनट तक अपने इन बहादुर जवानों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्री और हमारे उड़ीसा के वरिष्ठ नेता श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, उड़ीसा प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री बसंत जी पांडा, पूर्व मंत्री श्री मनमोहन जी शामल, विधायक श्री गोविंद राम जी और राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य श्री प्रताप जी सारंग, प्रदेश उपाध्यक्ष श्री विष्णु जी सेठी, प्रदेश उपाध्यक्ष श्री राजकिशोर जी दास,
श्री मुकेश उकेशी जी ओराम और प्रदेश महामंत्री श्री अनंत जी नायक और मेरे उड़ीसा के सभी कार्यकर्ता बहनों एवं भाइयों, मां उड़ीसा का समस्त कार्यकर्ता मानन को प्रणाम जनाऊं छी। बहनों भाइयों, इस शक्ति केंद्र सम्मेलन में भी मैं आया हूं तो मैं और श्री धर्मेंद्र प्रधान जी यह दोनों पहले मां भद्रकाली का दर्शन करने के लिए गए और वहीं पर बगल में बाबा जगन्नाथ जी, मां सुभद्रा जी और बलराम जी की भी प्रतिमा थी। उसका भी दर्शन करने के बाद ही यह शक्ति केंद्र के कार्यकर्ताओं का दर्शन करने के लिए हम यहां पर उपस्थित हुए। यह भगवान जगन्नाथ की यह पवित्र भूमि है और जैसा मैंने कहा, पूरे भारत में मेरे कार्यकर्ता बहनों भाइयों, उड़ीसा की धरती की एक महत्ता, एक इसकी अहमियत है और पूरे भारत में उड़ीसा की धरती का एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक अपना महत्व भी है। आप सबको इस बात की जानकारी है और सारी दुनिया इस सच्चाई को जानती है। सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन यदि भारत की किसी धरती पर हुआ था तो यह उड़ीसा की धरती पर ही सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ था। और वही सम्राट अशोक साधारण सम्राट से अशोक महान बन गए थे, अशोका द ग्रेट बन गए थे। ऐसी यह पवित्र धरती, यह उड़ीसा की धरती है। इस धरती के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास से भी मैं अच्छी तरह परिचित हूं। हम लोग मां भद्रकाली का दर्शन करने के पहले पाइक ईरान वहां भी गए, जहां पर कि अंग्रेजों ने 28 सितंबर 1942 को गोली चलाकर हमारे उड़ीसा भारत माता के सपूतों को मौत के घाट उतार दिया था। उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित भी आज हम लोगों ने किया। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में मेरे बहनों भाइयों, पाइका और ईरान विद्रोह का क्या महत्व है, यह उड़ीसा वासियों को अथवा देशवासियों को बताने की कोई जरूरत नहीं है। और मैं जानता हूं, जितना मैंने भारत का स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास पढ़ा है, मेरे बहनों भाइयों, पूर्वी भारत में स्वाधीनता संग्राम का प्रमुख स्थल यदि कोई राज्य रहा है, यह उड़ीसा रहा है। मेरे बहनों भाइयों, आप सब इतने गौरवशाली हैं। महात्मा गांधी ने भी 2 बार यहीं से 1921 और 1934 में स्वतंत्रता संग्राम का अलग जगाने का काम किया था। यही उड़ीसा की धरती। इस उड़ीसा की एक अपनी बलिदानी परंपरा भी रही है। अन्य भी बहुत सारे यहाँ के मां के सपूत भारत माता की पैरों में पड़ी हुई दास्ता की बेड़ियों को काटने के लिए और भारत की सीमाओं की रक्षा करते करते हुए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी। और वैसे ही बहादुर जवानों में आज जिन्हें हम लोगों ने अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है, मनोज कुमार बेहरा और प्रसन्न कुमार साहू, ऐसे बहादुरों को पैदा करने वाली यह उड़ीसा की धरती है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा बहनों भाइयों, भारत का स्वराष्ट्र मंत्री होने के नाते और हमारे प्रधानमंत्री ने भी 2 टूक शब्दों में कहा है बहनों भाइयों कि हम अपने सेना के सुरक्षा के जवानों को खुली इजाजत देते हैं कि हमारे शहीद जवानों का यह बलिदान, यह व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। और बहनों भाइयों, यकीन दिलाता हूं, जो भी हमारे बहादुर जवान शहीद हुए हैं, उनकी शहादत किसी भी सूरत में हम लोग व्यर्थ नहीं जाने देंगे। और मुझे फक्र के साथ कहना चाहता हूं कि कल मैंने सारे राजनीतिक पार्टियों की बैठक बुलाई थी। सबने एक स्वर से जो कुछ भी आतंकवादियों ने पुलवामा में किया है उसकी यहां पर निंदा की है, उसकी भर्त्सना की है। वहीं पर पड़ोसी देश पाकिस्तान की भी भर्त्सना की है और यह कहा है कि इस तरह सारा देश जो भी हमारे बहादुर जवान शहीद हुए हैं, उन शहीदों के साथ पूरी ताकत के साथ खड़ा है और अपने सेना और सुरक्षा के जवानों के साथ खड़ा है।
करिश्मा किया है मेरे बहनों भाइयों हमारे बहादुर सेना के और सुरक्षा के जवानों ने, सीएपीएफ के जवान, जम्मू कश्मीर की पुलिस ने कमाल का काम किया। पिछले 5 वर्षों में कई आतंकवादियों का उन्होंने सफाया करने में कामयाबी हासिल की है। मैं वह संख्या नहीं बताना चाहता, लेकिन जब देखा आतंकवादियों ने पाकिस्तान की ऐसी ताकतें जो बराबर उन्हें शह देने का काम करती है, जो आतंकवादियों को पालती हैं, पोसती हैं, उन्होंने देखा आतंकवादियों के अंदर हताशा पैदा हो रही है, निराशा पैदा हो रही है, तो उन्होंने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया है। लेकिन बहनों भाइयों, सारा देश इस मामले में एकजुट है। हमारे जवानों का यह बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा मेरे बहनों भाई। भारत राष्ट्र से गौरवशाली राष्ट्र, भारत का गौरव, भारत का सम्मान आज जो अंतर्राष्ट्रीय जगत में पड़ा हुआ है बहनों भाइयों, तो उसके पीछे इस देश के बहादुर जवानों का हाथ है, नवयुवकों का हाथ है, इस देश की स्वाभिमानी जनता का एक सबसे बड़ा योगदान है। इस सच्चाई को भी कोई नकार नहीं सकता। आज लेकिन यहां पर मैं आया हूं भारतीय जनता पार्टी के शक्ति केंद्र के प्रमुख कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में भाग लेने के लिए आया हूं। आप सब बूथ स्तर पर काम करने वाले कार्यकर्ता हैं, और मैं आप कार्यकर्ताओं को यह भी बताना चाहता हूं, बहनों भाइयों, मैं तो इस समय भारत सरकार में स्वराष्ट्र मंत्री, इसके पहले 2 बार भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुका हूं, लेकिन मैं भी आपकी तरह ही बूथ के ऊपर काम किया है, बूथ के कार्यकर्ता के रूप में मैंने काम किया है। भारतीय जनता पार्टी का संदेश आम जनता तक ले जाने का काम यदि कोई करता है तो आप जैसा ही बहादुर कार्यकर्ता करता है। और मैं देख रहा हूं यहां पर हमारे जितने कार्यकर्ता यहां पर बैठे हैं, बहनों भाइयों, इन्हीं कार्यकर्ताओं में से, जैसे आज हमारे बसंत पंडा जी यहां पर भारतीय जनता पार्टी के उड़ीसा प्रदेश के अध्यक्ष के रूप में बैठे हैं, इन्हीं बूथ के कार्यकर्ताओं में से कल कोई उड़ीसा का महामंत्री बनने वाला है, उड़ीसा का प्रदेश अध्यक्ष बनने वाला है, और राष्ट्रीय महामंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने वाला है। इन्हीं कार्यकर्ताओं जिन्होंने जो बूथ के ऊपर काम करने का काम करते हैं, और आज आप जैसे कार्यकर्ताओं के परिश्रम का ही यह परिणाम है मेरे बहनों भाइयों। क्या भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान की नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बन चुकी है। ऐसी राजनीतिक पार्टी का कार्यकर्ता होने का हम सबको सचमुच फक्र होना चाहिए। और यही भारतीय जनता पार्टी जिसको 1984 के चुनाव में केवल 2 सीटों पर विजय प्राप्त हुई थी भारत की संसद में, तो उस समय के प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी ने संसद में कहा था कि भारतीय जनता पार्टी जिनकी संसद में संख्या केवल 2 की है, ये क्या बोलेंगे? उन्होंने कहा 2 बस, 2 हम 2 तुम्हारे, बस यह कहकर भारतीय जनता पार्टी का उन्होंने मजाक उस समय उड़ाया था। लेकिन आपने देखा कि आजाद भारत के इतिहास में बहनों भाइयों पहली बार 2014 में ऐसा हुआ है कि किसी गैर कांग्रेस राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने भारत की संसद में स्पष्ट बहुमत प्राप्त करने में कामयाबी हासिल की है, और हमारे श्री नरेंद्र भाई मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं। यह आप जैसे कार्यकर्ताओं के परिश्रम के कारण ही हो पाया। आपने जो जिस्म का पसीना बहाया उसके कारण हो पाया। आज यदि मैं आप सभी कार्यकर्ताओं के सामने यहां पर मौजूद हूं, तो मैं यह भी आपको याद दिलाना चाहता हूं, जिस समय आजादी हासिल हुई थी, लंबे समय तक भारत की राजनीति यूनिपोलर थी, एक ध्रुवीय थी। केवल कांग्रेस के इर्द गिर्द ही सारे देश की राजनीति मड़राती रहती थी। लेकिन हमारे नेता आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी और श्री लाल कृष्ण आडवाणी ने ऐसे हालात पैदा कर दिए, इस हिंदुस्तान में कुछ ही वर्षों के बाद, यानी 89 आते आते ऐसे हालात हो गए
कि जो भारत की राजनीति यूनिपोलर थी, एक ध्रुवी थी, वो बाइपोलर हो गई, दो ध्रुवीय बन गई। बहनों भाइयों, इसका श्रेय यदि किसी को दिया जाना चाहिए तो उस समय के हमारा नेतृत्व करने वाले आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी और अडवाणी जी को दिया जाना चाहिए। लेकिन उसके बाद आपने देखा आज के हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी, जिनको कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में देशवासियों के सामने पेश किया। देशवासियों ने वह झलक देखी नरेंद्र भाई मोदी के अंदर कि सचमुच भारत के गौरव को, भारत के मस्तक को दुनिया में यदि कोई मां का लाल ऊंचा कर सकता है तो नरेंद्र भाई मोदी कर सकता है। इसीलिए सारे हिंदुस्तान ने उन्हें पलक पावड़े बिछाकर उनका स्वागत किया और उन्हें भारत का प्रधानमंत्री बना दिया, पूर्ण बहुमत के साथ भारत का प्रधानमंत्री। जब से हमारी केंद्र में सरकार आई, बहनों भाइयों, कौन इस सच्चाई को नकारेगा? अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा तेजी के साथ बढ़ी और इतना ही नहीं, हमारा यह भारत लंबे अरसे तक दुनिया के गरीब देशों में गिना जाता। लोग दुनिया वाले कहते थे भारत जनसंख्या की दृष्टि से भले ही बहुत बड़ा देश है, लेकिन भारत या गरीबों का देश है। यह कहकर हमें विलीन करने की कोशिश की जाती थी। लेकिन बहनों भाइयों, मैं मानता हूं कुछ काम पहले भी हुए हैं, लेकिन सर्वाधिक इस प्रतिष्ठा को ऊंचाई देने का काम यदि किसी प्रधानमंत्री ने किया है तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने किया है। बहनों भाइयों, आज से 4.5-5 वर्ष पहले जो हमारा भारत दुनिया के टॉप के 10 देशों में 9वें स्थान पर खड़ा था, 4.5 वर्षों के अंदर वह करिश्मा हो गया मेरे बहनों भाइयों, जब हमारा देश अब दुनिया के टॉप के 10 देशों में 9वें स्थान पर नहीं है, बल्कि वह जंप लेकर अब 5वें स्थान पर आ गया। यह काम केंद्र की आपकी सरकार ने किया है। यह कोई छोटा मोटा काम नहीं है बहनों भाई। ऐसे कई कदम हमारी सरकार ने उठाए जिसके कारण यह प्रतिष्ठा हम सबको हासिल हुई। और आज मैं आपको भरोसा दिलाकर जाना चाहता हूं कार्यकर्ता बहनों भाइयों, डंडे की चोट पर जनता के बीच जाकर आप बोल सकते हो, विश्वास के साथ बोल सकते हो कि आज हमारा भारत दुनिया के टॉप 10 देशों में 5वें स्थान पर खड़ा है। वह दिन दूर नहीं है कि 2030 आने के पहले ही हमारा भारत रूस, चाइना और अमेरिका में एक देश को पीछे छोड़कर दुनिया की टॉप 3 कंट्रीज में आकर हमारा भारत खड़ा हो जाए। जाकर आप यह संदेश लोगों तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, हम देश का विकास करना चाहते हैं, तो जब तक देश के सभी राज्यों का विकास नहीं होगा तब तक देश के विकास का हमारा स्वप्न कभी साकार नहीं हो पाएगा। बहनों भाइयों, आज मैं यहां पर उड़ीसा में, इसमें कहीं दो मत नहीं है, उड़ीसा में लंबे समय से एक स्टेबल गवर्नमेंट, एक अस्थायी सरकार, लेकिन उसके बावजूद इस उड़ीसा का विकास क्यों नहीं हो पा रहा है, यह बात हमारी समझ के परे। क्या कारण है कि उड़ीसा का विकास नहीं हो पा रहा? मैं तो यह सवाल मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं। मुख्यमंत्री जी, उड़ीसा की जनता जरूर यह जानना चाहेगी, आज भी हमारा उड़ीसा, यह राज्य हिंदुस्तान के कई राज्यों की अपेक्षा पिछड़ा क्यों? बहनों भाइयों, सरकार कैसे चलाई जाती है? जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें, जाकर देख लीजिए, उन राज्यों में जाकर देख लीजिए, वहां पर जीडीपी की ग्रोथ रेट, सकल घरेलू उत्पादन की विकास दर किसी की 10%, किसी की 12%, किसी की 13% और किसी की 14%। और यहां तक कि मध्य प्रदेश में तो एक समय हालात थे कि वहां की विकास दर 21 और 22% तक पहुंच गई थी। क्या यहां पर यह नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? कहीं न कहीं यह कमी है और इस कमी को यह समझना चाहिए यहां के लोगों को। और बहनों भाइयों, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे भारत के प्रधानमंत्री थे। उनका एक स्वप्न था, जब तक भारत के गांवों का विकास नहीं होगा, गली गलियारों का विकास नहीं होगा,
तब तक देश के विकास का भी हमारा स्वप्न किसी भी सूरत में साकार नहीं होगा। और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसीलिए गांवों के विकास पर बल देते हुए यह संकल्प उस समय लिया था कि हम हिंदुस्तान के हर गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ेंगे, और पक्की सड़कों से जोड़ने का सिलसिला उस समय आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रारंभ किया था। और आज हमारे नरेंद्र भाई मोदी उसी को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आज देश में 4 लेन, 6 लेन और 8 लेन की जो चौड़ी चौड़ी सड़कें आपको दिखाई दे रही है बहनों भाइयों, यह भी यदि किसी ने दिया है तो हमारे आपके नेता आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी ने ही प्रधानमंत्री रहते हुए दिया। लेकिन आज हमारे नरेंद्र भाई मोदी और तेजी से इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। प्रतिदिन 27-28 किलोमीटर नेशनल हाईवे की सड़कों का निर्माण हो रहा। इतना ही नहीं, सबसे बड़ा काम हमारे प्रधानमंत्री ने जो किया है रहने वाले, सबसे बड़ा, जिसकी चर्चा दुनिया के सभी देशों में होती है, कुछ ही महीनों के अंदर भारत में भले ही कोई झोपड़ी में क्यों न रहता, झोपड़ी में रहने वाले का भी बैंकों में अकाउंट प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत खोलने का काम, ऐसे 32 करोड़ लोगों का अकाउंट खोलने का काम यदि किसी ने किया तो हमारे प्रधानमंत्री ने किया। बहनों भाइयों, कुछ लोग कह सकते हैं कि अकाउंट खोलने का मतलब क्या है? अकाउंट किसने खोला? क्योंकि हम अपने देश का जो हमारा गरीब है, हम उसको याचक बनाकर नहीं रखना चाहते, हम उसको भिखारी बनाकर नहीं रखना चाहते। हम चाहते हैं हमारा भी गरीब पैसे वाला बने, धनवान बने, ताकि अब वह याचक के रूप में अपनी भूमिका नहीं निभाएगा, बल्कि दाता के रूप में अपनी भूमिका निभाएगा। इसीलिए कहीं कोई संकट मुसीबत आ जाए, जिसका बैंक में अकाउंट है, वह गरीब सीधे बैंक में जाकर बैंक के दरवाजे पर खड़े होकर अकाउंटेंट से कहेगा कि हमको 10,000 रुपए का ओवरड्राफ्ट दो, हमारे घर में हमारा मासूम बच्चा बीमार पड़ा है, ताकि मैं उसकी इलाज करा सकूं, और बैंक को उसको देना पड़ेगा। यह काम पहली बार हमारे प्रधानमंत्री ने प्रारंभ किया, और जिसकी सराहना सारे विश्व में हुई, सारे विश्व में हुई। और लोगों ने कहा कि साहब, सारी दुनिया में जितने अकाउंट खुले उससे 2 गुना अकाउंट यदि 10 महीने के अंदर कहीं पर खुले हैं तो भारत के अंदर खुले हैं। बहनों भाइयों, यह आपकी सरकार का ही है। कई ऐसे प्रभावी कदम उठाए हैं आपकी सरकार में मेरे बहनों भाई। और इतना ही नहीं, मुझे तो जानकर बेहद तकलीफ हुई, एक आयुष्मान भारत की योजना, शायद इसकी चर्चा धर्मेंद्र प्रधान जी ने भी की होगी, क्योंकि उड़िया में बोल रहे थे, मैं पूरा समझ नहीं पा रहा। बहनों भाइयों, ऐसी योजना भारत की दुनिया में कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि आयुष्मान भारत जैसी हेल्थ कवच, स्वास्थ्य कवच की, स्वास्थ्य सुरक्षा कवच ऐसी भी तो सरकार आएगी जो कि लोगों को मुहैया कराएगी। इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। लेकिन मुझे जानकर यह तकलीफ हुई कि शायद उड़ीसा में आयुष्मान भारत की योजना को लागू नहीं किया जा रहा। बहनों भाइयों, हर गरीब तक जाइए, गरीब तक आप यह संदेश पहुंचा दो कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक ऐसी स्वास्थ्य सुरक्षा की योजना लागू की है कि यदि कोई गरीब से गरीब व्यक्ति बीमार पड़ जाता है और उसके पास आयुष्मान भारत का कार्ड है, वह हॉस्पिटल में जाएगा और प्रतिवर्ष उसका 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज होगा। बहनों भाइयों, यह संदेश कार्यकर्ताओं के द्वारा घर घर तक जाना चाहिए, हर व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। ऐसी कई योजना, बिजली के मामले में आजादी के 70 वर्ष गुजर जाने के बावजूद करोड़ों ऐसे घर थे जहां बिजली की रोशनी नहीं पहुंची थी, हमारी सरकार ने पहुंचाया है। हमारे किसान परिवारों के यहां पर नौजवान बैठे, आप जो कुछ भी किसान अपने खेतों में पैदा करता रहा, पैडी, धान, उसकी उचित कीमत नहीं मिल पाती। मेरे बहनों भाइयों, पहली बार लागत मूल्य इनपुट कास्ट का 1.5 गुना कीमत देने का काम यदि किसी ने किया है तो हमारे आपके प्रधानमंत्री ने किया है बहनों भाइयों, और किसी ने नहीं किया। लेकिन मैं जानता हूं किसानों के सामने एक समस्या है,
मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर जो उनका सामान खरीदा जाना चाहिए, चाहे उड़ीसा से कुछ और राज्य हैं, नहीं खरीदा जा रहा। लेकिन मैं उड़ीसा के किसानों को विश्वास दिलाकर जाना चाहता हूं, अब तो चुनाव आ गया, अगली बार हमारी सरकार आएगी तो हम लोग ऐसी मुकम्मल व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे मेरे किसान भाइयों, ताकि आप जितना भी अपना धान, अपनी गेहूं, अपनी राई, सरसों जो भी बेचना चाहते हैं, उस पर जितनी आपकी लागत मूल्य है उसका 1.5 गुना आपको प्राप्त हो, यह हम सुनिश्चित करने का काम करेंगे। यह है हम लोगों का फैसला। और इतना ही नहीं, हमारे प्रधानमंत्री का तो यह भी फैसला है कि बहनों भाइयों 2022 आते आते किसानों की आज कितनी आमदनी है, उस आमदनी को हम जस्ट डबल कर देंगे, उसे हम 2 गुना कर देंगे। यह संकल्प क्या कभी कोई यह कल्पना कर सकता था कि किसान मान सम्मान निधि योजना कि हर किसान परिवार को बहनों भाइयों प्रतिवर्ष 6,000 रुपया उसके अकाउंट में पहुंच जाए? कोई यह कल्पना भी नहीं कर सकता। इस काम को भी करने का यदि किसी ने वो बीड़ा उठाया और करना प्रारंभ किया है तो हमारे प्रधानमंत्री ने किया। हर गरीब की चिंता, कैसे उसके पास आवास हो, कैसे उसके पास बिजली हो उस आवास में, शौचालय हो उस आवास में, खाना बनाने के लिए कुकिंग गैस सिलेंडर हो उसके आवास में। पहली बार समग्र रूप से कंप्रिहेंसिव तरीके से यह सब सोचने का काम यदि किसी सरकार ने किया है तो मेरे कार्यकर्ता बहनों भाइयों, आपकी सरकार ने किया है, किसी दूसरी सरकार ने नहीं किया। गरीब जो समाज की अंतिम सीढ़ी पर बैठा, असंगठित मजदूर, आज उन असंगठित मजदूरों को भी, आज असंगठित मजदूरों को भी यह फैसला हमारी सरकार ने लिया है। बजट पेश हुआ है, आपने सुना होगा, 60 वर्ष पूरा होने के बाद प्रतिवर्ष उन्हें 60 की आयु पूरी होने के बाद प्रतिवर्ष में 3,000 रुपए की पेंशन दी जाएगी। मेरे बहन, प्रतिवर्ष 3,000 रुपए की पेंशन दी जाएगी। यह सब सारी योजनाएं स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार भी किसी ने प्रारंभ किया है तो हमारी सरकार ने प्रारंभ किया। पहले कांग्रेस की हुकूमत थी, 25 लाख के प्रधानमंत्री आवास बने थे और हम लोगों ने इतने कम समय में 1,30,00,000 प्रधानमंत्री आवास बनाने का काम किया है और हमारे देश के गरीबों को वह सब सारा मुहैया कराया जा रहा है। इतने महत्वपूर्ण कदम मेरे बहनों भाइयों किसी सरकार में नहीं है। इस समय कांग्रेस सहित बीजेडी जितनी भी अन्य राजनीतिक पार्टियां हैं उनके अंदर हताशा, निराशा और तरह तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। ईवीएम में गड़बड़ी होती है। बहनों भाइयों, इलेक्शन कमीशन हिंदुस्तान की एक मानी जानी संस्था है, एक क्रेडिबल ऑर्गेनाइजेशन है, विश्वसनीय संस्था है। केवल अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए इलेक्शन कमीशन पर उंगली उठाई जा रही है इन लोगों के द्वारा। और मैं यह पूछना चाहता हूं, यदि ईवीएम के द्वारा गड़बड़ी की जा सकती है तो कांग्रेस को मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कैसे विजय प्राप्त हुई, यह मैं कांग्रेस के लोगों से सवाल पूछना चाहता हूं। लेकिन इसका उनके पास कोई जवाब नहीं, कोई योजना इनके पास नहीं। अब हमारे प्रधानमंत्री के ऊपर तरह तरह के आरोप को लगाकर यह बदनाम करना चाहते हैं। देश की जनता को गुमराह करने की इनकी तरफ से कोशिश हो रही है। अभी धर्मेंद्र जी ने राफेल इसकी चर्चा की, लेकिन बहनों भाइयों आप जानते हैं इन लोगों ने इस देश के साथ एक क्रूएल जोक किया है, मजाक किया है। 3 दशक में 30 वर्षों में एक भी नेक्स्ट जनरेशन फाइटर प्लेन इस सरकार ने नहीं खरीदा है। अब उसके लिए भी सरकार ने कोई फैसला किया है, अपने फॉर्म कन्विक्शन का भी परिचय दिया। उस सरकार के ऊपर, उस प्रधानमंत्री के ऊपर इनके द्वारा उंगली उठाई जा रही है और यहां तक कि कांग्रेस के नेता एकदम सारी हदों को उन्होंने पार कर दिया। प्रधानमंत्री के बारे में आप शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, कहते हैं चौकीदार चोर है। बहनों भाइयों, स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकारें बनती रहती है, बिगड़ती रहती है, लेकिन प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या सब जो सारे पद होते हैं वो व्यक्ति विशेष के नहीं होते, स्वयं में अपने संस्था होते हैं, इंस्टीट्यूशन होते हैं। हर राजनीतिक पार्टी को इस बात की चिंता करनी चाहिए
इन संस्थाओं की मर्यादा पर किसी भी सूरत में चोट न पहुंचे। लेकिन कांग्रेस के आज के अध्यक्ष को इस बात की कोई चिंता नहीं है। जो मना रहा है वो बोलते हैं। कहना भाइयों, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी यदि कमाएंगे, पैसा लेंगे तो किसके लिए लेंगे? किस अपने परिवार पे ले लेंगे? कौन है? किसको कमाकर देंगे? मैं पूछना चाहता हूं। हमारे यहां कहावत है, ना आगे ना पीछे तक। किसके लिए देंगे? और उनके ऊपर आरोप। कहना भाइयों, नरेंद्र भाई मोदी ने काम कम किया, नरेंद्र भाई मोदी ने काम अधिक किया। नरेंद्र भाई मोदी को काम और करना चाहिए। इस पर तो बहस कोई कर सकता है। आरोप लगाना चाहे मनमाने तरीके से आरोप भी लगा ले, लेकिन इतनी बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री की नीयत और ईमान पर कोई भी माखनलाल सवाल या निशान नहीं लगा सकता। लोग कहते हैं कांग्रेस के, और कांग्रेस क्या थी? कहना भाइयों, चौकीदार क्यों है? कहना भाइयों, मैं कहना चाहता हूं, देश का चौकीदार प्योर है। और इतना ही नहीं, दोबारा उसका प्रधानमंत्री बनना श्योर है। और देश की सारी समस्याओं का वही प्योर है। राजनीति यदि की जानी चाहिए तो जनता की आंखों में धूल झोंक कर राजनीति नहीं की जानी चाहिए। दमदार जो नेता होता है वो जनता की आंखों में धूल झोंक कर राजनीति नहीं करता है। रहने वालों, जनता की आंखों में आंख डाल कर वह राजनीति करता है। और ये देश की जनता गुमराह कर रहे हैं। कार्यकर्ता रहने भाइयों, जाओ जनता के लिए विश्वास के साथ कहो, हमारी सरकार यदि यहां पर आएगी, केंद्र में भी सरकार है, यहां पर भी हमारी सरकार होगी। उड़ीसा राज्य का तेजी के साथ विकास होगा, यहां की गरीबी दूर होगी, यहां पर बेरोजगारी के संकट से हम निजात दिलाएंगे। यह संदेश आपको ले जाना है। अब ज्यादा समय आपके पास शेष नहीं बचा। और मैं ये कहना चाहता हूं, भारत को हम लोग केवल आर्थिक दृष्टि से शक्तिशाली भारत नहीं बनाना चाहते, सुपर इकोनॉमिक पावर ही हम भारत को नहीं बनाना चाहते। ना भाइयों, हम भारत को यदि हम देखना चाहते हैं तो विश्व गुरु के रूप में भारत को हम देखना चाहते हैं। विश्व गुरु के ऐसा भारत जो भगवान भी हो और साथ ही साथ सारे ज्ञान और विज्ञान में भी सारे विश्व का नेतृत्व कर सके, एक ऐसे भारत का हम निर्माण करना चाहते हैं बहनों भाई। और यह निर्माण यदि कोई कर सकता है तो आपकी सरकार कर सकती है, भाजपा कर सकती है, आपके प्रधानमंत्री कर सकते। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, हम भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल सत्ता का सुख भोगने के लिए राजनीति नहीं करते, हम केवल सरकार बनाने के लिए राजनीति नहीं करते। पहले भाई, हम राजनीति करते हैं तो समाज बनाने के लिए राजनीति करते हैं, देश बनाने के लिए राजनीति करते हैं, केवल सरकार बनाने के लिए राजनीति नहीं करते। इसलिए मैं आप सभी कार्यकर्ता बहनों भाइयों से अपील करना चाहता हूं, विश्वास के साथ जाइए, दमखम के साथ जाइए जनता के दरवाजे पर। आप जो वादे पूरे करेंगे, आने वाली सरकार उस वादे को पूरा करेगी। उड़िया लोगों की एक पहचान है बहनों भाइयों, उड़िया समाज की एक पहचान है। हम लोगों की यह कल्पना है, हमारी यह सरकार बनेगी तो उड़िया की एक जो पहचान है, उड़िया की एक अपनी जो संस्कृति है बहनों भाइयों, उसको बनाए रखने के लिए ही नहीं बल्कि उसको और आगे बढ़ाने के लिए हमें जो भी करना होगा हमारी सरकार करेगी। क्योंकि मैं जानता हूं कि उड़ियापन की एक आन है, बान है, शान। बहनों भाइयों, हम उड़िया के लोगों की गौरवशाली इतिहास को अच्छी तरह समझते, जो ना समझते हो ना समझते।
इसीलिए भाषण के प्रारंभ में ही मैंने कहा, भारत में सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टि से महत्व की धरती यह हमारी उड़ीसा की धरती है, इसीलिए प्रारंभ में। इसलिए यहां की आन बान शान, यहां की एक पहचान विकास के साथ साथ वह बनाकर रखने के लिए हम पूरी तरह से संबद्ध हैं। हम इतना आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मेरे कार्यकर्ता बहनों भाइयों, मैं आप सबसे अपील करूंगा, संकल्प लेकर जाइए। आप सभी लोग तैयार हैं? जो हाथ उठाकर बदलाए तो कर गए, बोलिए भारत माता की, भारत माता की। और बहुत धन्यवाद।